नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर रिसेंटली आपने डीएचएफएल के बारे में सुना होगा, दैट इज दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक प्रकार की एनबीएफसी है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब यहां पर सबसे पहला आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो एनबीएफसी होती हैं और ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर सिमिलैरिटी की बात करूं तो देखिए, सिमिलैरिटी यह है कि बैंक भी यहां पर क्या करता है, लोन देता है सभी को, और एनबीएफसी भी क्या करती हैं, ये भी एक तरह से लोन देती हैं, जैसे कि हाउसिंग के लिए लोन हो गया, कार लोन हो गया, इस तरह की चीजें एनबीएफसी के द्वारा भी की जाती हैं। लेकिन मेन डिफरेंस इसमें यह है कि जो बैंक्स हैं वो पब्लिक से डायरेक्टली डिपॉजिट ले सकते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सभी डिपॉजिट्स यहां पर बैंक ले सकते हैं। एनबीएफसी ऐसा नहीं कर सकती। उनको अगर ऐसा करना है तो उनको बैंकिंग सिस्टम में होना पड़ेगा, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स के जो लाइसेंस होते हैं वो उनको लेने पड़ेंगे। तो फिर यहां पर एक सवाल आएगा कि एनबीएफसी ये जो लोन देती हैं, तो एनबीएफसी के पास पैसा कहां से आता है। तो देखिए, ये भी क्या करते हैं, एक तरह से बैंकों से एक तरह से लोन लेते हैं, ये कई तरह के कमर्शियल पेपर जारी करते हैं और इसके थ्रू यहां पर पैसा ये ले लेते हैं। कई सारे जैसे एलआईसी हो गया, वो लोग भी क्या करते हैं, इसके अंदर पैसा डालते हैं। आपने आई एम श्योर आईएलएफएस के बारे में सुना होगा। आईएलएफएस का पूरा क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से जो पूरा एनबीएफसी सेक्टर है उसको इंपैक्ट हुआ था। तो आईएलएफएस के अंदर भी एलआईसी जैसे हो गया, इंश्योरेंस कंपनी, वो भी अपना पैसा डालती हैं। तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है दोस्तों, उसी को यहां पर वो लोन पर देते हैं। और स्पेशली क्या होता है, कई सारे एनबीएफसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि डीएचएफएल, ये किस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, जो रियल इस्टेट सेक्टर है, जो हाउसिंग सेक्टर है, वहां पर ये लोन देते हैं। आप भी यहां पर जाकर लोन दे सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ, पिछले 1-2 साल से मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ये जो डीएचएफएल है उसमें कई सारे घोटाले सामने आ रहे थे। इसको लेकर यहां पर ये चला गया इंसॉल्वेंसी के अंदर। आपको पता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया था सरकार के द्वारा। तो कोई भी अगर कंपनी डूबती है, प्रॉब्लम होता है, तो उसको नीलामी के लिए भेज दिया जाता है, ताकि जल्दी से वो कंपनी बिक सके और जिनका जिनका पैसा है वो वापस रिटर्न किया जा सके। तो ये पूरा इंसॉल्वेंसी का मामला चल रहा था और इसी बीच यहां पर अडानी ग्रुप ने क्या किया, बिडिंग स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो अडानी ग्रुप बिडिंग कर रहा था डीएचएफएल खरीदने के लिए, लेकिन यहां पर पूरा डीएचएफएल खरीदने के लिए बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या हुआ है कि इसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, आएंगे। ये क्या चल रहा है मामला, डीएचएफएल में क्या दिक्कत आई थी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी आईक्यू है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले जानते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो अडानी ग्रुप ने यहां पर एक सरप्राइज बिड किया है, बिडिंग की है डीएचएफएल को खरीदने के लिए। अडानी ग्रुप अब ये कह रही है कि हम पूरा डीएचएफएल खुद खरीद लेंगे। कितने रुपए में? करीब 31,000 करोड़ में, 31,000 करोड़ देकर हम चाहते हैं कि डीएचएफएल खरीद लें। देखिए, ये बिडिंग है, बिडिंग के अंदर कई सारे प्लेयर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि यहां पर सिर्फ अडानी ग्रुप ही जीतेगा। तो अभी तक क्या हुआ कि जो अडानी ग्रुप ने यहां पर बोली लगाई, वो बाकी जितने भी लोगों ने बोली लगाई थी उनसे ये ज्यादा निकल गया। अब इसलिए यहां पर क्या हो रहा है कि जो अडानी ग्रुप ने ये बोली लगाई थी, ये जो डेट निकल गया था, ये 9 नवंबर आपका लास्ट डेट था। उस डेट के बाद यहां पर अडानी ग्रुप ने बोली लगाई है, इसको लेकर प्रॉब्लम हो गया है। अब देखिए, अब आप खुद सोच के देखो कि जो डीएचएफएल है, डीएचएफएल ने कई लोगों से पैसा लिया था, वो लोग क्या कहलाएंगे? लेंडर कहलाएंगे। इसका नाम ध्यान रखना। डीएचएफएल ने जहां जहां से भी पैसा लिया था, जो पैसा वो लोन पर देती थी आगे, तो ये जो पैसा लिया था ये किससे लिया था? कई सारे लेंडर्स होंगे, बैंक्स होंगे, तो इसको हम कहते हैं लेंडर्स। तो यहां पर लेंडर्स क्या चाहेंगे कि डीएचएफएल जब बिके, जो भी इसको खरीदे, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंडर्स के पास आ जाए। आ रहा है समझ में? तो लेंडर्स तो यही चाहेंगे कि अगर अडानी ग्रुप ज्यादा पैसा दे रहा है तो हम उसको बेच दें। तो ये प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो पिछले लोगों ने बोली लगाई थी, उनका ये कहना है कि अब ऐसा कैसे कर सकते हो आप, 9 नवंबर बीत गया है लास्ट डेट, तो उसके बाद भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसके पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं डीएचएफएल में प्रॉब्लम क्या हुआ था। देखिए, 2019 के स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यहां पर जो डीएचएफएल है उसने यहां पर पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था ऑलरेडी कि यहां पर डीएचएफएल क्या करता है, कई सारे यहां पर पैसा इकट्ठा करता है। कैसे करता है? जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, उसको जारी करता है और उस पे यहां पर लोग कमर्शियल पेपर खरीद लेते हैं और वो पैसा क्या होता है, डीएचएफएल के पास आ जाता है। और फिर डीएचएफएल क्या करता है, उस पैसे को फॉरवर्ड करता है। लेकिन जो पैसा यहां पर लिया है डीएचएफएल ने, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो यहां पर 900 करोड़ के ऐसे कमर्शियल पेपर और बॉन्ड्स थे जिसके ऊपर इंटरेस्ट देना था। तो डीएचएफएल यहां पर 2019 के स्टार्टिंग में वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रही थी। अब यहां कंपनी का यह कहना था कि यह टेंपररी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैश क्रंच आ रखा है,
तो ये DHFL का कहना था, लेकिन सबको पता था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इसको लेकर जो रेटिंग एजेंसीज हैं अलग अलग, उन्होंने DHFL जो ये बॉन्ड इशू करता है, जो ये कमर्शियल पेपर इशू करता है, इसको डी कैटेगरी में डाल दिया, मतलब डिफॉल्ट स्टेटस में डाल दिया। डिफॉल्ट का मतलब क्या कि कोई कंपनी अपना कमर्शियल पेपर जारी कर रही है तो डिफॉल्ट स्टेटस में आ जाएगा, मतलब वो उस पेपर को कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि पता है कि अगर हमने पेपर ये खरीद लिया तो DHFL हो सकता है कि पैसा वो वापस ना करे। तो इसकी वजह से आगे सामने चलकर क्या एक रिपोर्ट सामने आती है। जो प्रमोटर्स हैं, अक्सर आप सुनते होंगे न्यूज के अंदर वाधवान के बारे में, वाधवान फैमिली, कपिल वाधवान, धीरज वाधवान, तो इन्होंने यहां पर एक रिपोर्ट सामने आया कि DHFL से इन्होंने क्या किया कि काफी सारा पैसा जो है वो एक शेल कंपनी, एक खोखली जो कंपनी होती है, नाम के लिए होती है, उसके अंदर ये पैसा इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया और ये जो शेल कंपनी है यहां से फिर पैसा इन्होंने अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। तो ये रिपोर्ट में सामने आया। अब जब ये सारी चीजें रिपोर्ट में सामने आई तो यहां पर पिछले साल 29 नवंबर को RBI ने क्या कहा कि डेफिनेटली यहां घोटाला हुआ है और अब हम चाहते हैं कि यहां पर इंसॉल्वेंसी का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाए। तो यहां पर जब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो ये जो DHFL जो एक NBFC है, ये पहली देश की NBFC बन गई जो कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के थ्रू गुजरने लगी। यहां पर एक और मैं आपको चीज बता दूं, जो NBFCs होती हैं इनके पास कोई फिजिकल एसेट नहीं होता है। जो फिजिकल एसेट्स कहते हैं ना, जैसे कि कोई सपोज रिलायंस है तो उनके पास फिजिकल एसेट क्या होगा, जो रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, इस तरह के फिजिकल एसेट। लेकिन ये जो NBFCs होती हैं इनके पास फिजिकल एसेट नहीं होता है। ये एसेट क्या होगा, जैसे कि DHFL ने यहां पर बहुत सारे लोन दिए होंगे लोगों को, तो वो एक तरह से एसेट में हो गया। जैसे कि सपोज मैं कहता हूं मैंने यहां पर लोन ले लिया DHFL से, तो यहां पर DHFL के लिए मैं क्या हो गया, जो लोन लिया था वो एक एसेट हो गया यहां पर, राइट। तो ये एसेट कहलाता है। तो इसके लिए क्या था कि जब 2016 में सरकार इंसॉल्वेंसी कोड लेकर आई थी तो उसमें ये चीजें मेंशन नहीं की गई थी। आगे चलकर सरकार ने इसमें कुछ चेंजेस किया, अमेंडमेंट लेकर आई और फाइनली जाकर यहां पर DHFL है उसको इंसॉल्वेंसी के थ्रू भेजा गया और RBI भी इसके अंदर एक पिटिशनर बन गई कि RBI चाहती थी कि DHFL को सही तरीके से यहां पर नीलामी की जाए, इंसॉल्वेंसी में भेजा जाए, ताकि जो पूरे फाइनेंस के ऊपर इंपैक्ट है देश भर में वो बहुत ज्यादा ना आए, क्योंकि इतनी बड़ी एक NBFC का फेल होना एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है RBI के लिए भी। तो यहां पर अब देखिए क्या होता है कि ये चला जाता है इंसॉल्वेंसी में। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि यहां पर उसके ऊपर बिडिंग होगा, DHFL को कौन खरीदेगा इसके लिए बिडिंग किया जाएगा। तो यहां पर क्या था कि जो लास्ट डेट था 9 नवंबर बिडिंग का, यहां पर जितने लोगों ने बोली लगानी थी उन्होंने लगा दी थी। जैसे कि पिरामिड एंटरप्राइजेस है, US बेस्ड एक कंपनी है ओक ट्री, इसके अलावा अडानी, हांगकांग बेस्ड एक कंपनी है SC लॉय, इन सभी ने क्या किया कि DHFL को खरीदने के लिए बोली लगाई। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पिरामिड एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने ये कहा कि जो रिटेल आर्म है DHFL का, रिटेल आर्म मतलब कि DHFL ने रिटेल सेगमेंट में जो भी लोन दिए थे वो एसेट हो गया एक तरह से, तो उसको खरीदने के लिए वो 15,000 करोड़ देगी। इसके अलावा ओक ट्री हो गया, उन्होंने कहा कि हम पूरे कंपनी को खरीद लेंगे, DHFL को खरीद लेंगे, कितने में, 27,800 करोड़ में खरीद लेंगे। यहां पर SC लोए ने यहां पर पूरे कंपनी के ऊपर बोली नहीं लगाई, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर लोन बुक था उसके ऊपर बोली लगाई और कहा कि 2300 करोड़ की हम बोली लगाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि सभी ने ये बोली लगा दी, लेकिन खुश कौन नहीं था, खुश इसमें जो लेंडर्स हैं DHFL को जिन्होंने पैसा दिया था वो लोग खुश नहीं थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि DHFL के ऊपर जो डेट है, मतलब कि जितना पैसा उधार है DHFL के ऊपर, वो है करीब 85,000 करोड़ का, 85,000 करोड़, जी हां। और यहां पर आप देख सकते हो बोली कितनी लगाई जा रही है, 27,800 करोड़। मतलब कि जो लेंडर जिन्होंने पैसा दिया था DHFL को, उनको कितना चाहिए था, 85,000 करोड़, लेकिन पैसा कितना आ रहा था, सिर्फ 27,800 करोड़। ये जो मैंने आपको बताया ये आ रहा था। अब देखिए, अब आता है पिक्चर अडानी, ये पिक्चर में आ जाते हैं सामने। अडानी ने क्या किया था कि 9 नवंबर तक तो सिर्फ 2700 करोड़ की बोली लगाई थी, 2700 करोड़ के लिए बोली लगाई थी। दैट इज वो चाहते थे कि जो होलसेल वाला लोन बुक है, स्लम रीडेवलपमेंट वाला लोन बुक है, उसको हम खरीद लें 2700 करोड़ में। लेकिन 9 नवंबर के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो बिडिंग है उसको रिवाइज कर दिया और कहा कि हम पूरे कंपनी को खरीदना चाहते हैं 31,000 करोड़ में। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये बिडिंग 9 नवंबर के बाद की गई। तो इसकी वजह से यहां पर अब आप खुद सोच के देखो, ऑल्दो बिडिंग का डेट निकल गया, लेकिन जो लेंडर्स हैं जिन्होंने DHFL को पैसा दिया था वो क्या चाहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, हम फिर से जो बिडिंग का प्रोसेस है उसको रिवाइज कर देते हैं। तो ये अब मेन प्रॉब्लम आ गया है। यहां पर जो पिरामिड एंटरप्राइजेस हैं, ये जो कंपनीज हैं, उनका ये कहना है कि आप इस तरह से कैसे बिडिंग को चेंज कर सकते हो। ऑलरेडी 9 नवंबर निकल चुका है, हमने जो बोली लगाई थी, ऐसे तो कल के डेट में और कोई दूसरा प्लेयर आ जाएगा और वो कहेगा कि हम ज्यादा बोली लगा रहे हैं, तो क्या आप उसको दे दोगे। इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। यहां
यहां पर पिरामिड एंटरप्राइजेस का एक तरह से आरोप है लेंडर्स के ऊपर कि वो जिस तरह से चीजों को रिवाइज कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंसॉल्वेंसी कोड है, रेगुलेशन है 2016, इसके खिलाफ जाता है। इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो आपके लेंडर्स हैं वो जैसे चाहें कर सकते हैं, क्योंकि उनका पैसा यहां पर लगा हुआ है। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि हो सकता है जो पिरामिड एंटरप्राइजेस हैं जिन्होंने यहां पर बोली लगाई थी इसको खरीदने के लिए, वो हो सकता है कोर्ट चले जाएं, क्योंकि यहां पर अडानी 31,000 करोड़ की बोली तो लगाया है, लेकिन 9 नवंबर के पहले अगर उसने लगाया होता तब तो वो ये खरीद सकता था, लेकिन वो डेट बाद में उसने लगाया है, तो ये मेन प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था अडानी ग्रुप जो बिडिंग कर रहा है डीएचएफएल को लेकर, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डीएचएफएल में क्या दिक्कत आई थी, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि 2016 का जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड था उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। इन 4 में से कौन सा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? मैं इसका जो राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हो। ध्यान से इसको टाइप करना, ये जो आईडी है। इसके अलावा मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, यहां पर आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।